नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। कल की प्रैक्टिस क्लास का यह सेकंड पार्ट है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए हौसला मिले। तो चलिए आप लोगों का और समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज़ के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और धर्मवीर भारती। तो सदाचार का ताबीज़ किसकी रचना है? तो सदाचार का ताबीज़ हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का निबंध है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। परसाई जी के अन्य प्रमुख निबंधों में हैं विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णवन की फिसलन, भूत के पाँव पीछे, सुनो भाई साधो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और प्रेमचंद के फटे जूते। ये सभी जो रचनाएं हैं ये हरिशंकर परसाई जी की हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है या किसकी रचना है क्रोध? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्रोध हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार व आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक प्रसिद्ध मनोविकार परक निबंध है। यह निबंध उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। अगला प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प में है अलबम, परीक्षा, शरणदाता या फिर कफन। तो घीसू और माधव प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। कफन जो है 1936 की रचना है। कफन प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है क्योंकि इसमें उन्होंने पहली बार यथार्थ को पूरी नग्नता से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के चोला को उतार दिया है। कफन बहुत मार्मिक कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत के रत्न सेन की पत्नी का नाम क्या था? तो विकल्प में है कमलावती, नागमती, देववती या फिर मृगावती। रत्न सेन की पत्नी का नाम बताना है। पद्मावत जो है सूफी परंपरा के शिखर कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इस रचना में जायसी ने इसमें बताना है कि रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम था। तो रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती था। तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। रत्नसेन जो हैं पद्मावत के नायक थे और इनकी प्रेमिका सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी जो थी पद्मावती, और नागमती इनकी पत्नी थी और मृगावती इनकी प्रेयसी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तो विकल्प में है अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या फिर त्रिलोचन। तो अज्ञेय के नेतृत्व में ही चारों सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी और दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है? तो विकल्प में है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था पाली है। तो पहले संस्कृत,
फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर उसके बाद पुरानी हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर उसके बाद आती है आधुनिक हिंदी। तो इसका पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश बात का बताना है। थोड़ा विकल्प छोटा कर लेते हैं जिससे चारों दिखेगा ऑप्शन। विकल्प में है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, या फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश काल का समय बताना है। तो अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी व अंतिम अवस्था मानी जाती है, जिसका काल जो है 500 से 1000 ईस्वी है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका 4 वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो विकल्प में है कर्म, कार, कर, या फिर काज। तद्भव रूप बताना है कार्य का। तो कार्य एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होगा काज, कार्य का काज होगा। 4 वाला भी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा काज। अगला प्रश्न है, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। तो क्रोधाग्नि कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। क्रोधाग्नि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला, क्रोधाग्नि ऐसे लिखा जाएगा, क्रोधाग्नि। और ये बाकी तीनों विकल्प जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, तो ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, कारकों को विभक्ति के साथ जोड़िए। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण और अधिकरण। कारकों का विभक्ति कौन सा है? तो कर्ता ने, कर्ता ने हो जाएगा, कर्म को, करण से, अधिकरण में पर हो जाएगा, ऐसे ये वाला हो जाएगा सही इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूक शब्द का रूप है। तो विकल्प में है अंधा, लंगड़ा, वाचाल, या फिर बात। तो मूक का वाचाल होता है विलोम शब्द। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मूक का वाचाल। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ बताना है। तो विकल्प में है पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, ज़बरदस्ती गले पड़ना, या फिर सावधान रहने से लाभ होता है। तो आन न मान मैं तेरा मेहमान में जो है ज़बरदस्ती गले पड़ना हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन नहीं है? तो विकल्प देखते हैं, अंबक, अंबर, व्योम, या फिर नभ। तो अंबक जो होता है आँख का पर्यायवाची है, जबकि विकल्प में वर्णित जो शेष अन्य विकल्प हैं वो सभी सही हैं। अंबक नहीं होगा, तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, या फिर नामदेव। तो महाराष्ट्र के भक्तों के पूछ रहा है, तो महाराष्ट्र के भक्तों में सर्वप्रथम स्थान जो है नामदेव का आता है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदेव। नामदेव ने बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे नामदेव। इनके पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं नामदेव जी के।
अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के, रामानंद के या फिर माधवाचार्य के? पंचगंगा घाट पर कबीर किनके पैरों के नीचे पड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। सूरदास किसके शिष्य थे? विकल्प में है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्णाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। तो भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के शिखर कवि सूरदास जो है अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? तो इस बहुत इजी सा प्रश्न है। विकल्प में है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और ये है रामचंद्रिका। तो आप सभी लोगों को पता है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रीतिकालीन कवि केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है। रीतिकाल के मुख्य कवि कौन है? तो विकल्प में है खुसरो, रहीमदास, पलटूदास या फिर मतीराम। तो मतीराम जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और जबकि खुसरो जो है आदिकाल के कवि हैं, अमीर खुसरो। और रहीमदास भक्तिकाल के कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, और पलटूदास भी जो हैं भक्तिकाल के कवि हैं। तो इसका 4 वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इनमें भारतेंदु का नाटक नहीं है। कौन नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो विकल्प में है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली या फिर राजश्री। तो राजश्री हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना है। अब बाकी विकल्प में तीनों जो ऑप्शन है वो भारतेंदु जी का है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रतिष्ठापक कवि कौन है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला के प्रतिष्ठित कवि। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य किससे किनके संबंध में है? कनुप्रिया विकल्प में है राम और सीता, राजा रानी, भाई बहन या फिर राधा और कृष्ण। तो कनुप्रिया रचना किसकी है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है जो राधा कृष्ण से संबंधित है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाओं में है अंधा युग, देशांतर, ठंडा लोहा, सपना, अभी भी। ये सभी रचनाएं जो हैं धर्मवीर भारती जी की हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो पूरा विकल्प दिखा देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो विकल्प में है जादू नहीं कविता, वह 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने वो आत्मजयी, सतरंगी पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ। अगला है सुनी नाव और जंगल का दर्द। कौन सी रचनाएं जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं? तो सुनी नाव और जंगल का दर्द। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सर्वेश्वर दयाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो विकल्प में है 2, 7, 8 और 3। तो शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं। आप सभी लोगों को पता है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है, कौन सा है? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, चंद्रकांता है।
चंद्रकांता जो है बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है। चंद्रकांता एक तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है जो कि देवकीनंदन खत्री के प्रसिद्धि का मूल कारण है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यासों के नाम हैं चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वी, काजल की कोठरी, भूतनाथ और अनूठी बेगम। ये सभी रचनाएं जो हैं देवकीनंदन खत्री की हैं। अगला प्रश्न है शोमा बुआ किस कहानी की मुख्य पात्र थी? तो विकल्प में है अकेली, मैकू, पंचलाई या फिर सरलदाता। तो सोमा बुआ जो थी अकेली नामक कहानी की पात्र थी, अकेली। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो स्त्री विमर्श की महान हस्ताक्षर मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है सोमा बुआ नामक पात्र के माध्यम से एक अकेली स्त्री के चरित्र चित्रण का यथार्थ वर्णन किया गया है मन्नू भंडारी द्वारा। अगला प्रश्न है इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। एक नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर जी का नहीं है, वो कौन है? तो विकल्प में है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या फिर अंधा युग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, अंधा युग इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। अंधा युग किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो विकल्प में है क्रोध, भय, उत्साहस और या उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण का शोक होता है और रौद्र का क्रोध होता है। भयानक का भय होता है। अद्भुत का विस्मय रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलम्ब लव कंटक काढ़े, जानकी गाह को नेह लख्यों, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़ें। यहाँ कौन सा रस है? तो विकल्प में है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर विभत्स रस। तो इस पंक्ति में जो है श्रृंगार रस होगा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रृंगार रस। पति पत्नी या प्रेमिका होंगे, जहाँ भी ये लोग रहेंगे वहाँ पे श्रृंगार रस ही होगा। भले ही वो लता मुक्की होती रहे या मारपिटैया होती रहे, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे श्रृंगार रस ही होगा। मारपीट भी होगी तो भी वहाँ पे श्रृंगार रस ही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। गीतिका छंद को पहचानना है। तो विकल्प में है दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और अगली पंक्ति है मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। तो इसमें कौन सा बताना है? गीतिका छंद बताना है। किस पंक्ति में गीतिका छंद है? गीतिका छंद में जो है 26 वर्ण होते हैं। यह मात्रिक छंद होता है। 12 और 14 मात्राओं प्रयति होती है। इस छंद में तीसरी, 10वीं और 17वीं 24वीं मात्रा सदैव लघु रहती है। तो विकल्प में दूसरा और तीसरा जो है गीतिका छंद के उदाहरण है। 2 विकल्प इसमें सही हैं। आयोग ने दोनों को माना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित करना है, अलंकार है और उसके उदाहरण हैं। तो कौन सा अलंकार का उदाहरण कहाँ दिया गया है? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
श्लेष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। तो इसको सीधे मिला दिया जाए। श्लेष अलंकार कहाँ होगा? इस श्लेष होगा आ में, जहाँ एक शब्द अनेक के अर्थ निकालें, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलें या एक से अधिक निकलें, वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ पे कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और किसी वस्तु का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन होता है, वहाँ पे क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। उपमेय और उपमान में प्रतिबिंब रूप से चित्रित किया गया है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। ये क्रम इसका सही हो जाएगा। चलिए, बहुत छोटा भी हो गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? तो विकल्प में है समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या फिर कार्य संकलन। तो संकलन त्रय में किसका संकलन, किसकी गणना नहीं होती है? तो जिसकी नहीं होती है, तो संकलन त्रय में जो है समय संकलन, स्थान संकलन और कार्य संकलन की गणना होती है। प्रभाव संकलन की गणना इसमें नहीं होती। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो विकल्प में यात्रा वृत्तांत, समीक्षा, कहानी या फिर ललित निबंध। तो आखिरी चट्टान जो है मोहन राकेश द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोगों को पता है, भारत दुर्दशा के रचनाकार आधुनिक हिंदी व नव जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी या फिर आत्मकथा। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी, इसकी विधा जो है संस्मरण है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, या संस्मरण है। इसमें अमृतलाल नागर जी ने अपने जीवन के संपर्क में आने वाले 16 लेखक लेखिकाओं आदि के सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। 16 लोगों का, जिसमें लेखक और लेखिका दोनों लोग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कहुरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लय कै हों जीवहु कान हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो विकल्प में है यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत या फिर जयद्रथ वध। तो ये जो है भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरसागर की हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो विकल्प में है उड़िया, मराठी, असमिया या फिर बंगला। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार हिंदी के इतर अन्य भाषाओं के निम्न समुदाय के अंतर्गत आने वाले जो भाषाएं हैं, उनमें है पूर्वी समुदाय में आती है उड़िया, बंगला और असमिया। उड़िया, बंगला और असमिया। और जो है इसका सही उत्तर
ओ हो जाएगा मराठी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी समुदाय में आती हैं जो भाषाएं, जिसमें है पंजाबी, सिंधी और गुजराती। उत्तरी समुदाय में नेपाली भाषा आएगी और दक्षिणी समुदाय में जो है मराठी और सिंघली आती है, तो मराठी हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं? तो विकल्प में है 17, 25, 6 और 9। तो विकल्प में अगर 18 होता तो 18 सही हो जाता, तो इसमें विकल्प में 17 है तो 17 ही मान लिया जाएगा। 17 हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः बोलियों की गणना 18 की गई है। जो विकल्प में नहीं है तो 17 मान लिया जाएगा। तो 18 बोलियां कौन सी हैं हम एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 हिंदियाँ आएंगी, 3 भाषाएं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, और हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है गढ़वाली और कुमायूनी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और ढूंढारी, जिसे जयपुरी भी कहा जाता है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 भाषाएं आती हैं, जैसे बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी। सबको काउंट करने पे पूरा 18 हो जाती हैं बोलियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो विकल्प में है 8, 6, 2 और 4। तो निर्माण की दृष्टि से हिंदी में 3 प्रकार के शब्द हैं। शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। शब्द भंडार मतलब निर्माण की दृष्टि से हिंदी के 3 प्रकार के शब्द हैं, जो हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, जो है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति के आधार पे है ये, तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है, तो कौन सा वर्ड क्या है? तो च क्या है? च, व, द और क जो है कंठ वर्ड है। क कोमल तालव्य, तो मिला देते हैं इसको। क है कोमल तालव्य, च है च तालव्य वर्ड है, वह वोष्ठ है और द जो है दंत है। इस तरह से हो जाएगा इसका क्रम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो विकल्प देखते हैं इसका। विकल्प में है पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन, चौमासा। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो पीताम्बर हो जाएगा इसका सही उत्तर, पीताम्बर। इसका अर्थ होगा पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में बहुब्रीहि समास होगा। आजीवन में जो है अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। पाप पुण्य में जो है द्वंद्व समास होगा, और चौमासा में जो है द्विगु समास होता है, ये संख्यावाची है। अगला प्रश्न है, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होना है, क्या होगा? विकल्प में है लड़कियां पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही उत्तर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा तीसरा विकल्प, लड़कियां पढ़ती हैं। क्वामा चंद्र बिंदु का भी ध्यान रखा जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें।
शैल, अम्बु, सदन और अनल। तो शैल किसे कहते हैं? तो शैल जो है पहाड़ को कहते हैं। अम्बु किसे कहते हैं? अम्बु मीन्स होता है नीर। सदन मीन्स होता है गृह यानी कि गेह, घर। अनल मीन्स होता है पावक। एक क्रम हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। मुहावरे हैं, उसका अर्थ है टांग अड़ाना, आग में घी डालना, दाल न गलना या फिर कान भरना। इसको मिला दे रहे हैं। टांग अड़ाना का क्या होगा? टांग अड़ाना यानी कि विकल्प में है अड़चन पैदा करना। आग में घी डालने का होगा क्रोध बढ़ाना। क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना मतलब वश न चलना। और कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। एक क्रम हो जाएगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप होगा, क्या होगा? तो विकल्प में है राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा या फिर राम से रोटी नहीं खाई जाती है। 112 नंबर का प्रश्न है। तो कर्मवाच्य रूप बनाना है इसका। तो इसका 4 वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। राम से रोटी नहीं खाई जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? तो इसको विकल्प बताने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। यह हिंदी का पहला महाकाव्य है जो अपने छंद वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुल कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में। और इसमें समय कितने हैं? इसमें कुल 69 समय या सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। यह उनकी प्रसिद्धि का कारण है रामचरितमानस। तो इसकी भाषा बताना है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विकल्प में है राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह या फिर कीर्ति सिंह। तो इस प्रश्न में 2 विकल्प सही हैं। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के आश्रय में रहे हैं विद्यापति। तो आयोग ने दोनों को सही माना है। इन दोनों में से किसी ने कोई भी विकल्प चुना है उसका सही उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं या सोपान हैं? तो ये तो बहुत इजी सा प्रश्न है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 4 विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे थे? करीब पूछा है तो 7 से दोहे लिखे थे। सॉरी ये घूम गया। कितने दोहे लिखे थे? तो 700। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। कौन एक हैं जो भारतेंदु युग के नहीं हैं? तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद जो हैं भारतेंदु युग के नहीं हैं। जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह तीनों लोग भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। और जबकि ये प्रेमचंद जो हैं ये किस युग के आएंगे? तो छायावाद के समानांतर चल रही गद्य साहित्य की धारा के शिखर रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कामायनी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो विकल्प में है राम, कृष्ण, रत्न सेन।
या फिर मनु। तो कामायनी के प्रमुख पात्र हो जाएंगे मनु। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। इसके प्रमुख पात्रों में मनु, श्रद्धा, ईड़ा व मानव हैं। अगला प्रश्न है, इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। एक रचना है जो नहीं है, वो कौन है? तो विकल्प में है ग्रंथि, बीड़ा, परिमल या फिर पल्लव। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत। इनकी प्रमुख रचना है ग्रंथि, वीणा, पल्लव। परिमल किसकी रचना है? तो यह परिमल जो है निराला जी की रचना है। तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचना है। कौन सी रचना धूमिल की है? तो विकल्प में है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में। तीसरा विकल्प है महाप्रस्थान व प्रबाद पर्व। चौथा विकल्प है चांद का मुंह टेढ़ा है व एक साहित्यिक की डायरी। कौन सी रचना जो है धूमिल जी की है? तो सुदामा पांडे की जो रचना है वो पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, संसद से सड़क तक वो कल सुनना मुझे। यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो अभी हमने बताया कामायनी में है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है, वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान किसकी रचना है? तो वरदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा वरदान। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण किया है। मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में है गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला इत्यादि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है या किसकी कहानी है पर्दा? तो विकल्प में है यशपाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। तो पर्दा कहानी के लेखक जो हैं यशपाल हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता या फिर धर्मवीर भारती। तो आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। यह जो है मोहन राकेश की रचना है, तो उसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।